डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने 77वीं जो बैठक चल रही है यूएन आम सभा की, उसमें स्पीच दी। ठीक है, बहुत ही दमदार स्पीच थी इनकी। ठीक है, कोई मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा। इतना प्रभावी ढंग से भाषण दिया कि कहीं ना कहीं पर भारत का जो पक्ष था सभी समस्याओं को लेकर उसको बहुत ही मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया। हम लोग ये तो देखेंगे ही कि इन्होंने अपनी स्पीच में कौन कौन सी बातें कही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारी डिस्कशन का आज ये रहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता का दावा ठोकता रहा है हमेशा से। ठीक है, हमेशा, इस बार भी भारत ने बोला है कि हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि क्या भारत, कौन कौन से पक्ष हैं जो फेवर में चीज़ें हैं भारत के, जिससे कि भारत का पक्ष मजबूत होता है, भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, कौन सी बाधाएं हैं। इस टॉपिक को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर देंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लगातार यूपीएससी ने मेंस में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे हैं, तो जल्दी से इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से कवर और पूरी गंभीरता के साथ कवर कर देते हैं। देखिए, ये तो आप समझ गए कि 77वीं बैठक थी यूएन आम सभा की। कई दिनों से बैठक चल रही है। बहुत सारे, पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले, उससे पहले तुर्की के प्रधान राष्ट्रपति बोले, अब भारत ने भी वहाँ पर अपना पक्ष रखा है। इन्होंने बोला क्या, ये सबसे पहले देखिए आप। चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा, क्योंकि वो लोग हमारे कश्मीर और उन सब के मुद्दे को बात कर रहे थे ना, तो हमने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है। ठीक है ना, आतंकवाद से पीड़ित रहा है और आतंकवाद को किसी भी रूप में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अभी वर्तमान सरकार की नीति आप देख ही रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। ठीक है ना, शून्य सहिष्णुता की नीति बोलते हैं इसको। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के विरुद्ध। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। आगे क्या बोलते हैं वो, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह कहा कि जो देश जो से आतंकवाद के प्रायोजक देश हैं और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, ये कौन है आतंकवाद प्रायोजक देश, कौन है? कितनी बार बताया मैंने, पाकिस्तान। और उन्हें बचाने वाले कौन से देश हैं? चीन। चीन हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करता है, तुर्की हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करता है। तो इन देशों, इस तरह से तोड़ के देखा करें चीज़ों को। ठीक है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की भारत ने। फिर उन्होंने बोला आगे कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम भारत को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने 2047 की समय सीमा भी रखी है। हमने दुनिया को वैक्सीन दी है, सुरक्षित बाहर निकाला है, यूक्रेन में फंसे थे लोग। हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ और एक्सेसिबल हेल्थ पर है। आप सोचिए, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये नोट कर लिया कीजिए आप, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आप इसी तरह के कोटेशन को लिख सकते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ये सब बातें बोली। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो आपका इवेल्यूएशन होता होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं वहाँ पर। फिर आगे उन्होंने बोला कि हमने अफगानिस्तान को दवा दी, श्रीलंका को करोड़ों डॉलर की मदद दी, म्यांमार को चावल और दूसरे तरीकों से मदद की। पड़ोसियों की सहायता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है ना। अमेरिका को एक संदेश दिया भारत ने। ठीक है, क्या संदेश आपको पता है? कुछ समय पहले ही F-16 जो हेलीकॉप्टर देने के लिए, जो वायुयान देने के लिए, आप सोचिए लड़ाकू विमान है ये अमेरिका ने इसके लिए ना बहुत बड़ी एड दी है पाकिस्तान को। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था इस चीज़ को लेकर। उसको लेकर थोड़ा भारत ने ये कहा है कि आपने, अमेरिका ने पता क्या बोला था? अमेरिका ने बोला था कि आतंकवाद के खिलाफ ये इस्तेमाल कर सके, इसलिए हमने F-16 के लिए जो एड है वो पाकिस्तान को दी है। तो भारत ने बोला मूर्ख मत बनाइए हमें। ठीक है, आपको भी पता है कि F-16 का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है? ऑब्वियसली भारत के खिलाफ किया जाता है। जब हमारा MiG-29 गया था तो F-16 का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया था या आतंकवाद के खिलाफ किया गया था? खुद आतंकवाद प्रायोजक देश है पाकिस्तान, तो क्यों करेगा वो F-16 का यूज करेगा क्या आतंकवादियों के खिलाफ? फिर तो भारत ने कहीं ना कहीं पर अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप ये जो दोगली नीति अपना रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला, अब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की वर्तमान व्यवस्था अप्रभावी है। उन्होंने बोला कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा व्यवस्था है ना, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। बात करेंगे क्यों। उन्होंने कहा भारत अधिक जिम्मेदारियां लेने को तैयार है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया करना चाहता है कि ग्लोबल साउथ के साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाए।
ग्लोबल साउथ कौन से हैं? ब्राज़ील जैसे देश हैं, आप इधर देखिए अफ्रीका का पूरा सेगमेंट है, भारत दिख जाएगा, दक्षिण एशिया के देश हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात रहती है। लेकिन आप नॉर्थ की बात करेंगे तो आपको अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ये सब देश दिख जाएंगे, एक आपका यूनाइटेड किंगडम दिख जाएगा, फ्रांस और यूरोप की कंट्रीज दिख जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इनके साथ अन्याय शुरू से होता रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना अफ्रीका का एक भी सदस्य नहीं है। सोचिए कितनी चिंता की बात है कि 50% यूएन के कार्य जो हैं वो अफ्रीका केंद्रित हैं और वहां पर उनका एक भी देश सदस्य प्रतिनिधि नहीं है। तो चिंता की बात तो है ना। अब जल्दी से हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर चीजें समझते हैं। देखिए 6 प्रमुख अंग हैं यूएन के, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद। विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें, ठीक है, P5 है। कौन कौन से हम देखेंगे अभी। तात्कालीन वास्तविकताएं वर्तमान समय के लिए पूर्ण रूपेण अतुलनीय बन गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पुराने टाइम में इसको स्थापित किया गया था ना, वर्तमान स्थिति अब चेंज हो चुकी है। आगे चल के देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इसको। देखिए लंबे समय से मांग की जा रही है स्थायी जो सदस्य हैं इसके गैर स्थायी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? 10 स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं ना, ये यूनाइटेड नेशन की जो आम सभा, महासभा है, ठीक है, उसके द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं। और आपको पता होगा भारत अभी सदस्य है, 2022 में भारत का 2nd ईयर चल रहा है इस अस्थायी सदस्यता का। ठीक है, तो 7 बार भारत बन चुका है, अब 8वीं बार बना हुआ है भारत। ठीक है, 8वीं बार ये देखिए आप बन चुका है फिर से, और मांग कर रहा है भारत कि अब मुझे इसमें शामिल कर लो, आप ये जो है ना यहाँ पर शामिल करो। सिर्फ हमें नहीं, जैसे जापान है वो भी इम्पोर्टेंट देश है, ठीक है, ब्राज़ील है, ये सब देश चाहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व हों। ठीक है, साउथ अफ्रीका तक की भी ये चीज़ है। तो ये जो देश है ना, ये चाहते हैं कि आप इसको एक्सपेंड करें थोड़ा सा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आपको एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, लगातार मांग की जा रही है, बट इस मामले में ना कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो सब भी हम लोग बात करेंगे। अभी पहले आप समझिए कि क्यों ज़रूरी है, मतलब आवश्यकता क्यों है रिफॉर्म्स की। देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की भू राजनीतिक संरचना के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। अब कितने 70 साल पहले की चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, इतने साल पुरानी संस्था है, तो उसमें हमेशा समय के अनुरूप सुधार होने चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर किसी भी परिषद के प्रस्ताव और निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार है। आपको पता है ना। देखिए स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पता है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वीटो पावर है इनके पास। ये जो 5 सदस्य हैं ना, हम लोग समझेंगे इस चीज को, वीटो पावर है, किसी भी मैटर पे वीटो कर सकते हैं ये, किसी भी मैटर पे। और ये 5 चाहें तो युद्ध शुरू कर सकते हैं, युद्ध खत्म कर सकते हैं। मतलब पूरा विश्व इन 5 की उंगलियों पे नाच रहा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप। सुरक्षा परिषद का विस्तार वर्ष 1963 में ना 4 गैर स्थायी सदस्यों को इसमें शामिल करने, तो एक बार इसका विस्तार किया गया था और तब 113 देश इसके सदस्य थे। अब वर्तमान में सोचिए ना 193 हो चुके हैं, तो आज तक इसका विस्तार नहीं किया गया है। और मैंने जैसे बोला अफ्रीका का कोई स्थायी सदस्य है ही नहीं। तब संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50% जो कार्य हैं वो अफ्रीकी देशों से संबंधित हैं। तो जरूरत तो है ही ना, क्यों। अब आप एक चीज समझिए कि भारत को ये सदस्यता क्यों देनी जानी चाहिए। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया ना जरूरत क्यों है। मैं ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप एक चीज समझिए, 70 साल पहले कोई चीज स्टेब्लिश की गई, ठीक है, उस समय कोई और पावरफुल देश था, ब्रिटेन था मान लो, फ्रांस था, बट आज देखिए क्या सिर्फ यही देश पावरफुल बचे हैं? क्या इन्हीं देशों के अंदर ये सब चीजें हैं कि लोकतंत्र है, या ये देश बहुत मजबूती से चीजों को हैंडल कर रहे हैं या अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा है क्या? भारत एक उभरता देश है कि नहीं? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कहीं ना कहीं पर भू राजनीतिक के तौर पर भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से भारत ने अपना उभार दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्यों नहीं भाई? तो ये चीज आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर जो पुरानी व्यवस्था है वो वर्तमान समय के अकॉर्डिंग अप्रासंगिक है, तो उसको प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ सुधार तो करने होंगे ना उसमें। अब कौन कौन से ऐसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तर्क बन जाते हैं कि भारत के क्यों दी जानी चाहिए भारत को। कौन से तर्क हैं? देखिए सबसे पहले तो संस्थापक सदस्य था भारत।
जब यूएन की स्टैब्लिशमेंट हुई तब भारत संस्थापक सदस्य था, ठीक है। दूसरा, पीस कीपिंग जो अभियान होते हैं, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन जो है अपनी सेना भेजता है, कहीं पर अस्थिरता है ना अगर, तो वहाँ पर अपनी सेना भेजता है, और भारत ने सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे हैं अपने वहाँ पे, ठीक है। लगभग 8500 जो हैं अधिक शांति सैनिक तैनात हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी शक्तियों के सैनिकों की संख्या में 2 गुने से अधिक है। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में हमने अपने लोग भेजे हैं। तीसरा तर्क क्या है, भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार और उसमें 27 देशों के शामिल की मांग कर रहा है, ठीक है। और आगे देखिए आप, ये तर्क आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला तर्क देखिए, भारत एक इतनी बड़ी आबादी है, 130 करोड़ लोग हैं भारत में, ठीक है। $1 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था है, लगभग $2 ट्रिलियन हो चुका है अब, इतनी बड़ी, और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो ऐसे देश को इग्नोर कर सकते हैं क्या आप? कर सकते हैं इग्नोर। तो ये सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं पर मजबूत तर्क है। आगे देखिए, जनसंख्या आप देखिए, हमारी क्षेत्रीय आकार देखिए, जीडीपी देखिए, आर्थिक क्षमता देखिए, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता देखिए, इन सभी पैमानों पर भारत खड़ा उतरता है, ठीक है। कितना ये भी मजबूत तर्क बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, और एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पर हमें सोचना चाहिए ना कि भारत को देने की जरूरत है या नहीं है। और आप ये देखिए, भारत को चीन के अलावा 4 स्थायी सदस्यों जैसे अफ्रीकन यूनियन, लैटिन अमेरिका, है ना, मध्य पूर्वी देशों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कम विकसित, मतलब काफी देशों ने ना भारत को समर्थन किया है, ठीक है। सिर्फ चीन को अगर आप छोड़ देना तो 4 जो स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और जैसे यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने बोला है कि भारत को सदस्यता दी जानी चाहिए। ये एक रोड़ा अटकाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ चीजें बताऊंगा, वो आप समझेंगे आगे चल के। 7 बार मैंने आपको बताया यूएनएससी में अस्थायी सदस्य रह चुका है, G77 और G4 का भी सदस्य रहा है। तो स्थायी सदस्यता की मांग जो भारत की है वो कहीं ना कहीं पर तार्किक मांग है ना, इस चीज को आप समझिए। अब बाधाएं देखिए इसमें हैं क्या। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए बोलने के लिए यूएसए ने हमारा सपोर्ट किया है, ठीक है, रशिया ने सपोर्ट किया, बट सच बात बताऊं आपको, रियलिटी क्या है, कोई भी देश अपनी वीटो पावर छोड़ना ही नहीं चाहता और ना ही इसको बांटना चाहता है। मतलब ये नहीं चाहते कि कोई नया देश बने, मतलब इनको पता है ना इन देशों को कि चीन तो रो अड़ंगा अड़ाएगा ही, तो इसलिए हम तो बोल दें अपनी तरफ से भारत के सामने, लेकिन ये दिल से ये देश भी नहीं चाहते हैं, वीटो पावर छोड़ने के लिए सहमत नहीं है, ना ही वे इसे अधिकार को अन्य देश को देने पर सहमत है। मैंने बताया ना अभी आपको, ठीक है। और अमेरिका और चीन ये तो चाहते ही नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सुरक्षा परिषद में, ठीक है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये G4 कंट्रियों का एक ग्रुप है। मैंने बताया आपको, इनका एजेंडा ही ये है कि हमें यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता दी जाए, इनकी डिमांड है, इसके लिए ही यह ग्रुप बनाया गया है। लेकिन क्या है ना कि सुधार के एजेंडे को लेकर इन सब में मत भिन्नता है, कोई क्या किस तरीके से सुधार चाहता है, कोई किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं पर ये भी आपस में एक मत नहीं है। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी इसके लिए, अगर आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं ना। इसमें पता है क्या क्या चाहिए, 2/3 बहुमत तो इनका चाहिए, यूनाइटेड नेशन आम महासभा का, ठीक है, जनरल असेंबली जो है, प्लस वर्तमान जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनकी सहमति चाहिए। अगर एक ने भी वीटो कर दिया ना तब भी काम खराब हो गया। मतलब चलिए उधर से तो आप सहमति ले लेंगे आम सभा की 2/3 सदस्यों की, बट इधर 5P5 का देखिए ना, चीन कैसे सहमति देगा, ठीक है। तो कभी भी मुझे लगता है ये एजेंडा शायद पूरा हो पाए, लेकिन भारत को मजबूत तरीके से आवाज अपनी बुलंद करते रहने चाहिए, अन्य देशों का सपोर्ट अपना बढ़ाते रहना चाहिए, यही किया जा सकता है। लगातार ये प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं पर कोशिश है कि भारत को इस बारे में, भारत के तर्क के बारे में विचार किया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पर इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, ठीक है ना, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस सब के मामले भू रणनीति के तौर पर, भू राजनीतिक तौर पर भारत देखें किस तरह से मजबूती से उभर रहा है, ठीक है। अमेरिका के साथ क्वाड और इन सब ग्रुप में भारत शामिल हो रहा है, वहां आपको दिखती है हमारी मजबूती, लेकिन जब यूएनएससी की बात आती है तब आप हमारे साथ उतने मजबूती से खड़े नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर प्रयास करना चाहिए। भारत ने कोशिश की है, यूएन के मन से फिर से ये चीजों को दोहराया है, तो देखते हैं चीजें किस तरह से भविष्य के गर्भ में हैं, चीजें हमारे फेवर में कब तक आती हैं। सभी देशों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने समझ लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।